चलिए, हो गया। आज हम लोग हिस्ट्री का सेशन चालू करेंगे ना हो, और इसमें कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में सारे टॉपिक को टच करेंगे और सभी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से इम्पोर्टेंट होने वाला है, कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा पूछ सकता है, कौन 2 नंबर में पूछ सकता है, कौन 5 नंबर में पूछ सकता है, और कौन सवाल का जवाब 2 नंबर में कितना देना है और कौन से सवाल का जवाब 5 नंबर में कितना देना है। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि जिसको हम कॉपी में पढ़ा रहे हैं कि जिसको जवाब पता होता है वो एकदम पूरा का पूरा लिख देता है कॉपी में, 2 नंबर वाला सवाल के 5 नंबर के भर लिख देता है। नहीं, उसको पता है कि इसके 2 नंबर मिलेगा, लेकिन उसको आंसर ढेरे पता है तो पूरा लिख देगा। बात को समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग के पास जो है भाई हिस्ट्री का जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उस हिसाब से हम लोग के पास टोटल 7 से 8 चैप्टर है ना हो। और अगर इम्पोर्टेंट का अगर बात करें जहाँ से 2 नंबर और 5 नंबर का जो सवाल अगर पूछता है तो 4 से 5 चैप्टर है कि नहीं है। तो आप लोग का पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद है। पहला चैप्टर का है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। अब यूरोप में राष्ट्रवाद में सबसे पहले कहाँ से चलना है, कहाँ से शुरू करना है कि नहीं है। पहला तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता क्या है कि नहीं है। यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है। बंद कर दीजिए। तो राष्ट्रवाद के बारे में बहुत सारे लोगों को परिभाषा पता होती है ना हो, कि राष्ट्रवाद जो है अपने राष्ट्र से लगाव और अच्छी विचार की भावना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद के लिए अच्छे विचार है कि नहीं, उसके विकास के लिए अच्छे विचार, कुल मिला जुला के लपेट झपेट के जितना भी आपको अच्छाई पता है जो आप राष्ट्र के लिए कर सकते हैं, चाहे जो देश प्रेमी जो कर चुके हैं, तो आप उसी विचारधारा को लिख दीजिए, वही है राष्ट्रवाद, है कि नहीं है। राष्ट्रवाद का उदय जो है आपको ज़्यादातर 18वीं शताब्दी के आसपास देखा जाता है। किसके आसपास? 18वीं शताब्दी के आसपास देखा जाता है। और ये सबसे पहले शुरू होता है यूरोप से ही। कहाँ से शुरू होता है? यूरोप से। यूरोप एक महादेश है जिसमें बहुत सारे कंट्री हैं भाई, है कि नहीं है। जिनमें से कुछ विशेष देशों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी, है कि नहीं है। यूनान भी है उसमें, यूनान को भी देख लेंगे। तो ये जो सारे के सारे जो देश हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, और इन्हीं से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। पहला चैप्टर में यही है, यूरोप में राष्ट्रवाद। किस में राष्ट्रवाद? यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा हम बता चुके हैं कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही देखी जाती है ना। और 1789 में सबसे पहले क्रांति होता है कहाँ? फ्रांस में। सबसे पहले 1789 में कहाँ होता है क्रांति? 1789 ईस्वी में जो है सबसे पहले क्रांति देखा जाता है फ्रांस के अंदर, जहाँ पे बुर्बो राजवंश का शासन था, जो कि एक निरंकुश राजतंत्र था। राजतंत्र लोकतंत्र में फ़र्क पता है किसी को? राजतंत्र का मतलब हो गया कि जहाँ पे एक व्यक्ति जो है पूरे राष्ट्र पर अधिकार और आधिपत्य जमा ले, हम उसे कहते हैं कि वो राजतंत्र है। क्या है? राजतंत्र में होता यह है कि जो सारे के सारे जो नैतिक फैसले हैं, सारे के सारे जो अधिकार के जो फैसले हैं, सब राजा ही करेगा। न्यायालय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सभी के सभी, सब का सब अधिकार किसके पास होगा? राजा के पास। राजा ही सर्वोच्च पदेन अध्यक्ष होगा, मतलब जो है राजा ही सर्वे सर्वा है। राजा के अलावा किसी का कोई बात मान्य नहीं है, सब कुछ राजा के ही अंतर्गत आता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र। राजतंत्र के अंदर लोगों के विचारधारा की कोई भी जगह नहीं है। भाड़ में जाइए आप, आपको पसंद है चाहे नहीं है, राजा बोल दिया है सही तो सही, कह के ख बोल दिया तो ख, बुझाइए। तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजतंत्र देखे गए हैं जहाँ पे जो है बहुत ही बुरे बुरे काल रह चुके हैं। हालांकि भारत का भी अपना इतिहास पुराना है भाई। भारत भी
कई भारत में भी कई वर्षों तक जो है राजतंत्र देखा गया है ना। तो उसी हिसाब से अभी हम लोग यूरोप में प्रवेश किए हैं, और यूरोप में हम लोग कहाँ हैं? फ्रांस में। कहाँ पे हैं? फ्रांस में। फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना के बलवती होने के कारण जो है बहुत सारे प्रमुख बातें हैं। आखिर फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना आखिर जागृत कैसे हुई? ये बात है कि नहीं है? कुछ तो कारण रहा होगा। आप एक बात समझ लीजिए, किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना तभी जागृत होती है जहाँ के लोगों का पेट भरा हो, है ना। भूख के अलावा जब वो किसी और बातों को लाते हैं बीच में, तभी तो राष्ट्रवाद की बात आएगी। और जो भूखा इंसान है, जब आप उससे पूछिएगा कि राष्ट्रवाद करना है भैया, तो क्या आपको बोलेगा? पहले बोलेगा भूख। है कि नहीं है? राष्ट्रवाद की अक्सर भावना पढ़े लिखे लोगों के मन में, जो अच्छे वर्ग के जो लोग हैं उनके मन में ये बातें चलती रहती हैं। अब भूखा इंसान से अभी जाकर पूछो ना कि बताइए, सड़क के जो किनारे जो भूखा बैठा हो, आप उससे पूछिए देश का विकास कैसे होगा, कहेगा भाड़ में जाए देश का विकास, 2 रोटी है। नहीं कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि पहले उसके लिए प्रायोरिटी क्या रखती है? भूख, रोटी। है कि नहीं है? तो ऐसा ही कुछ हुआ यूरोप में, फ्रांस में। फ्रांस में क्रांति का प्रमुख कारण जो है, इन्हीं में से एक कारण था कि सब आदमी ठीक ठाक कंडीशन में था। कुछ जो है ऐसे भी लोग थे जो निचले तबके के जो लोग थे उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे। है कि नहीं जी? है ना। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनका सहायता भी कर रहे थे कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। है कि नहीं है? तो 1799 ईस्वी में जो क्रांति हुई, उसके बाद क्या किया गया? पूरे के पूरे फ्रांस में सारा का सारा तख्ता पलट कर दिया गया। तख्ता पलट करने के बाद वहाँ के स्टेट्स जनरल को बदल दिया गया। है कि नहीं है? वहाँ के राजा रानी को फांसी दे दी गई। वहाँ का जो निरंकुश राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया गया, और जनता ने सारे के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। है ना, जिसको हम लोग डायरेक्टरी शासन व्यवस्था कह दिए, नहीं कह दिए। जनता ने सारे के सारे अधिकारों को राजा रानी से छीन लिया, है ना। और तो और उन्होंने गुहार लगाई कि भैया हमारे संपत्ति की रक्षा फलान ढेकान जितना भी होता है वो सब के करेगा, नहीं करेगा उसका फैसला बाद में होगा, जब नेपोलियन आएगा तब। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को जनता ने अपने हाथों में ले लिया, है ना। राजा रानी का खेल ख़त्म। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होगी अगर हम ये समझ लें कि फ्रांस में राजशाही शासन ख़त्म हो गया। न, ऐसा नहीं है। अभी फिर से पनपेगा। हालांकि एक बात याद रखेंगे कि फ्रांस ही वो जगह था जो पूरे यूरोप को जो है अपने इशारों पर नचाता था। फ्रांस में होने वाली कोई भी एक घटना पूरे यूरोप में जो है फैल जाती थी। है कि नहीं है? ऐसे मेटरनिक कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो जो है पूरे यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है। आखिर काहे कहा था कि जब भी फ्रांस में अगर छोटा सा भी अगर कोई घटना होगा तो पूरे यूरोप में ये घटना जो है पूरी तरीके से प्रभावित कर देगी पूरे यूरोप को। समझ गए? तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब इसके प्रमुख जो कारण थे वो क्या थे? कोई हमको बता सकता है? यूरोप में बल्कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके बाद एक वर्ग जो है बहुत ही चढ़ बढ़ के रह रहा था, यानी सॉरी क्रांति से पहले, है ना। हम लोग किस वर्ग का नाम जानते हैं? मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग जिसको हम लोग कहते हैं। मध्यम वर्ग का भी अच्छा खासा प्रभाव था। उसके बाद कुलीन वर्ग जो बड़ा तपाकी आदमी था, सब माने थोड़ा राढ़ टाइप आदमी था। अब कारण ये है राढ़ टाइप आदमी कहने का कि उन लोग जो है बहुत बड़े बड़े पैमाने पर ज़मीन हथिया के रखे हुआ था। और ज़मीन हथिया के रखे हुआ था और मजदूरी किससे करवा रहा था? कमज़ोर तबके के लोगों से। तो भैया कुलीन वर्ग भी एक बहुत बड़ा कारण था क्रांति का, कि वो छोटे छोटे लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, अपने जो है शहर वगैरह में रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। अच्छा, दूसरा कारण था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग भी तो चढ़ गए ऊपर, मध्यम वर्ग भी चढ़ गए। तीसरा कारण क्या है जी? तो मतदान का अधिकार सीमित था। आप जब किसी को मतदान का अधिकार नहीं दीजिएगा, छीन लीजिएगा, तो भैया क्रांति करवे करेगा, कहेगा हम देंगे वोट, हमको भी मतदान का अधिकार चाहिए। अब महिलाओं को तो है ये नहीं था ढेर दिन तक। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो है कारण बन गया किसमें? फ्रांस में क्रांति का कारण, है ना। फ्रांस में जो पहले जो क्रांति हुई 1789 की जो क्रांति हुई, इसके प्रमुख कारण में अगर हम गिनेंगे तो यही थे।
अगर कारण अगर आपको गिनना है तो उसके बाद जब नेपोलियन आएंगे तो नेपोलियन के जो पूरे के पूरे जो उनकी संहिता के अनुसार जितने भी व्यवस्थाएं की गई थी उनको जब मेटरनिक जब कुचलेगा तो हम लोग उस समय भी देखेंगे कि कुछ कारण है। तो 1799 ईस्वी में लास्ट में क्या करता है भैया, नेपोलियन जो है डायरेक्टरी की शासन व्यवस्था को समाप्त करके और क्या करता है, फ्रांस का जो है प्रथम कौंसल के रूप में सम्राट बन जाता है ना। कौन बन जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में एक किताब देता है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता क्या करता है भैया कि ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, इसमें ऐसे होगा, इसमें वैसे होगा। स्वतंत्रता की बात की गई है कि नहीं है। तो जब आप नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान, अच्छा यहाँ से सवाल कौन इंपॉर्टेंट होगा, नेपोलियन का। अच्छा हम लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, नहीं हम लोग पहुँच पाएंगे फिर, है ना, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे पहले योगदान की अगर आपको बात कर दे तो आपको यही करना है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी की शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रथम कौंसल के रूप में 1804 में वह रूस का सम्राट बल्कि फ्रांस का सम्राट बना, है कि नहीं है। खिचड़ी जी से सब एक के मन है, रूस वगैरह सब अगले चैप्टर में यही है। तो फ्रांस का सम्राट बन गया और बनने के बाद क्या किया, यातायात, संचार, है कि नहीं है, प्रेस, स्वतंत्रता, इन सभी में सुधार कर दिया है। इन सभी में क्या कर दिया, सुधार कर दिया। चलिए आगे समझिए। तो इतने सारे योगदान करने के बाद नेपोलियन ने जो है अच्छी माप तौल की प्रणाली भी लाई, अच्छी माप तौल की प्रणाली भी लाई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंसान कितना भी अच्छा हो, कुछ लोगों की नज़र में बुरा होता ही होता है कि नहीं है ना। तो नेपोलियन का कुछ इस प्रकार से योगदान रहा कि भैया नेपोलियन ने बहुत सारे अनेक प्रकार के सुधार वगैरह किए, लोगों की संपत्ति के रक्षा की बात भी की, किसानों को जो है ज़मीन भी दिया कि भैया कृषि करो, हर चीज़ किया, है ना। लेकिन उसके बाद भी लोगों की नज़र में खटकता रह गया। फिर हुआ मेटरनिक उसके ऊपर चढ़ने लगा। अब मेटरनिक चढ़ने लगा तो कर दिया वियना सम्मेलन। क्या कर दिया? अब यहाँ से एक दो जो ऑब्जेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पता है क्या पूछेगा कि ट्रांसपेडेन गणराज्य, सिलेक्साइन और राइन संघ की स्थापना किसने की? तो अब ये तीनों आपको याद रखना है। हालांकि किताब का हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, किताब का केवल मेन जो टॉपिक हम आपको बता देंगे वीडियो में ना, और यहाँ भी। तो जो नेपोलियन का जो तीन जो संघ जो स्थापना किया है ना, इटली में जो है ट्रांसपेडेन गणराज्य एवं सिसेल्पाइन, और एक जो है भैया जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया। ये इसलिए किया ताकि जो है व्यापार वगैरह बढ़िया से हो सके, कोई भी ज़्यादा शुल्क वगैरह ना लगे, बढ़िया माप तोल की प्रणाली वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए जो है इसको किया गया। अब यहाँ पे राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले बहुत सारे कारकों में हम बताएं, जैसे कुलीन वर्ग थे, मध्यम वर्ग था, पादरी वर्ग था, और भी बहुत सारे वर्ग थे। उदारवादियों का बढ़िया वर्चस्व था, है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद की भावना के बलवती होने के कौन कौन से कारण हैं। तो उदारवादी भी एक कारण थे। उदारवादी क्या चाह रहे थे? उदारवादी चाह रहे थे कि देखिए जी, सीधा सीधा हिसाब किताब, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पादरी वर्ग का विशेषाधिकार छीन लेना चाहिए, मतदान का अधिकार सबको मिलना चाहिए, यही नहीं इन लोग का मांग था। धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यही था। अब जो थे अगले वाले जो आर्थिक उदारवाद, ये लोग आर्थिक उदारवाद भी चाहते थे। क्या चाहते थे? आर्थिक उदारवाद, मतलब कि व्यापार वगैरह के हिसाब से जो खुला जो छूट होना चाहिए वो ये चाहते थे। अब ये क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि जो हम व्यापार करेंगे वो सरकार के हस्तक्षेप से बाहर होना चाहिए, सरकार इसके ऊपर कोई भी हस्तक्षेप ना करे, मतलब सरकारी हस्तक्षेप से बाजार मुक्त होना चाहिए, है ना। ये भी एक कारण था। इसके बाद अब हम लोग आते हैं वियना सम्मेलन में। कहाँ पे आते हैं? वियना सम्मेलन। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नहीं जी? वियना सम्मेलन 1800 कब किया गया? 15 में, 1815 में। अब इसमें बता सकते हैं कि कौन कौन राष्ट्र भाग लिया था? कौन कौन सा? ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन। फ्रांस खातिर तो किया ही जा रहा था। ये किसके लिए किया जा रहा था? फ्रांस के लिए। नेपोलियन कहाँ का सम्राट बना था? फ्रांस का। तो ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन। जहाँ ब्रिटेन आ गया, एक हम बात अभी भी बता देते हैं, जहाँ पे ब्रिटेन आ गया वहाँ समझ लीजिए कि उस देश का सर्वनाश।
ब्रिटेन वो कुत्ता है जो हर एक राष्ट्र को काटते चलता है, वो कुत्ता है जो हर एक राष्ट्र के पीछे पड़ा था, है ना, याद रखिएगा। ब्रिटेन वो कुत्ता है जो आज भी, आज तो खैर उसका कहीं उतना बोलबाला नहीं है, लेकिन फिर भी पहले के दौर में हर उस जगह पे लात मार रहा था जहाँ जहाँ पे अच्छे खासे जो देश फूल फल रहे थे, वहाँ वहाँ ही दौड़ के जा रहा था। और इसका जो है पूरा का पूरा वर्चस्व ठीक ठाक मामला में था उस समय। ये हर जगह पे चाह रहा था कि हम औपनिवेशिक शासन करें, हर जगह पे। बात को समझ गए? ऐसा नहीं कि कह देंगे कि फ्रांस नहीं था, है कि नहीं है। फ्रांसीसी जो है वियतनाम में कौन था? फ्रांसीसी ने था जो औपनिवेशिक शासन किया। फ्रांसीसी तो बहुत बाद में, है कि नहीं है, वो तो बहुत बाद में। तो अब हम लोग यहाँ वियना सम्मेलन देखते हैं। तो वियना सम्मेलन काहे किया गया, उसके कारण को समझिए। वियना सम्मेलन नेपोलियन को उसके पद से हटाने के लिए किया गया 1815 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन ने मिलकर जो है किया भैया, साजिश रचा और अंततः जो है नेपोलियन को उसके पद से ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे एक दूगो और फैसला किया गया। इन लोग ही सबसे बड़ा, इन लोग ही था, मेटरनिक था। देखिए मेटरनिक सबसे बड़ा इसमें जो है खलनायक यही था, मेटरनिक। और मेटरनिक ही बोल रहा है इस बात को कि देखिए जी, पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था बना रहना चाहिए। अब जो चोर चोरी कर रहा है वही कह रहा है कि चोरी करना पाप है। सारा का सारा अशांति फैला रहा है ये खुद, और बोल रहा है कि शांति बनाए रखिए, हैं। चतुर्थ मैत्री के रूप में इसने एक संस्था बनाया जिसमें कई 4 देशों को शामिल किया। कहा कि भैया हम इसलिए बना रहे हैं कि इसमें 4 गो जो देश है ना, मिल के पूरा का पूरा यूरोप को संभालेगा और कहेगा कि इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखिए, कोई भी जो है ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे अशांति फैले। अशांति खुद ही फैला रहा है। और ये क्या था उस समय? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इस समय क्या था जी? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना। समय तो आज ढेर लग जाएगा भाई, कहे कि हम लोग बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं ना। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, और इसी के व्यवस्था को जाना जाता है मेटरनिक व्यवस्था के नाम से, है ना। अच्छा, वियना सम्मेलन में एक दो और बात कही गई थी, आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। हम अभी जैसे बोले कि मेटरनिक जब वियना सम्मेलन किया तो यूरोपीय कंसर्ट के द्वारा चतुर्थ मैत्री का जो है गठन किया गया, है ना। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि मेटरनिक की व्यवस्था को लागू किया गया। अब मेटरनिक व्यवस्था क्या था ये भी जानना जरूरी है। मेटरनिक कहा कि देखिए शासन करिए लेकिन कोई भी परिवर्तन मत होने दीजिए। वो क्रांतिकारी गतिविधियों का कट्टर विरोधी था। क्रांतिकारी गतिविधियों का कट्टर विरोधी था भैया। वो चाहता ही नहीं था कि कोई भी क्रांति हो। क्रांतिकारी गतिविधि का क्या था? कट्टर घोर प्रतिक्रियावादी था। मतलब कि निरंकुश शासन व्यवस्था को बनाए रखने वाला था, ही पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने वाला था, ही फिर से चाहता था कि वही राजवंश फिर से आ जाए। बात को समझ गए? मेटरनिक बोला कि देखिए कहीं भी अगर आप देख रहे हैं कोनो प्रोटेस्ट हो रहा है, दम तक मारिए, दौड़ा दौड़ा के मारिए। प्रेस पर स्वतंत्रता, प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगा दीजिए। हमारा मोदी जी ठीक है, प्रेस वे खरीद लिया। ओह नहीं खरीद लिए? अरे भैया पहले का जो न्यूज़ चैनल था, मतलब जो पहले तो पत्रिकाएं न थी, पहले क्या था? पत्रिका था, हैं? पहले नाटक के द्वारा, पहले सरकार की कमियों को कैसे दिखाया जाता था? नाटक के द्वारा, कविता के द्वारा, फिल्मों के द्वारा। बात को समझ गए? हैं? पेपरों में, है ना, न्यूज़पेपर में। और आज न्यूज़ चैनल पे हैं। तो न्यूज़ चैनल पे मोदी जी सोचे कि साला इन्हीं सब गलती किया था। पहले इन लोग किससे दुश्मनी कर लिया? प्रेसे वाले से इन लोग दुश्मनी कर लिया। ये मूर्खता हम नहीं करेंगे। मोदी जी बोले कि आप बोलिए कितना लीजिएगा, वो बोला इतना लेंगे, काम खत्म। अब आप हमारा गुण गाइए दिन भर। अगर हम थूक भी देते हैं तो आप कहिए कि थूका हुआ मोदी जी का है, इसमें ये विशेषता है। अगर कोई अंधभक्त अगर चाट लेता है तो उसे दुनिया की सारी सुखी जो है प्राप्त हो जाएगी, और वो जो है ब्रह्मांड का सबसे उच्च कोटि का प्राणी हो जाएगा। और आपको जो है मतलब कि भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी 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 करते रहिए, आप महान हैं।
तथास्तु, मोदी है तो मुमकिन है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मोदी जी सबसे बढ़िया क्या काम किए? न्यूज चैनल वे खरीद लिए। हो गलो, जय हिंद जय भारत। अब बताइए, जो व्यक्ति सुनो, जो संस्था सरकार का जो संस्था सरकार का विरोध करती वही संस्था के सरकार खरीद लिया। बुझा रहा है? और पहले क्या होता था? पहले युद्ध में क्या होता था? जो सिपाहियों का सरदार है, सिपाही के खरीद लिया। कहा कि जो युद्ध में जाएगा हम अपने देने कर लेंगे, कह देंगे आ जाओ हमारे देने। हो ही नहीं हो गया है? तो मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। हालांकि अब मालूम है डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है भैया, चौथा स्तंभ माना जाता है किसको? प्रेस को, मतलब न्यूज को, न्यूज चैनल वालों को, है कि नहीं है? लेकिन आज देख लो साला नाली के कीड़ा बना हुआ है सब। क्या तो क्या करोगे? नाली के कीड़े ना कहोगे? चोर का काम चोरी करना था, भाजपा कर रही है चोरी का काम। चैनल का काम था न्यूज़ दिखाना, नाटक दिखा रही है चैनल। और जो है नाटकबाजों का जो काम था नाटक करना, अब नाटक कर रहा है न्यूज़ चैनल का काम। मतलब कहने का जो कॉमेडियन है सब अब न्यूज़ चैनल का काम कर रहा है, आज जो न्यूज़ चैनल वाला है सब कॉमेडियन का काम कर रहा है। क्या करोगे? देश कैसे दुर्दशा है। चलिए मेटरनिक व्यवस्था में आ जाए तो उसने क्या कहा जी? शासन करो और कोई भी परिवर्तन ना होने दो। 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक का ठीक ठाक प्रभाव रहा। 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक का ठीक ठाक प्रभाव रहा भाई, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि ऑस्ट्रिया बल्कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो आपको बताना पड़ेगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना। मैं वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? मेटरनिक ने किया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिल गया। अगर आपसे मेटरनिक व्यवस्था अगर पूछेगा बता देंगे कि नहीं बता देंगे? बता देंगे। चलिए अब यहाँ पे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी आते हैं, मेजिनी। कौन आता है? मेजिनी ठीक ठाक काम करते हैं, है ना। मेजिनी को क्या बोला? चलिए हम बताते हैं। मेजिनी को जो है कौन? मेटरनिक क्या बोला? खुला दुश्मन। मेजिनी को क्या बोला कि ये हमारा खुला दुश्मन है। किसको? मेजिनी को। अब मेजिनी क्या किए थे? यंग यूरोप, यंग इटली दोनों की स्थापना किए। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना इतना जो है डीप लेवल पे किए कि पूरे यूरोप में फैल गया। यंग इटली और यंग यूरोप, ये दोनों की जो है स्थापना किसने किया? मेजिनी ने। अब यहाँ से आपसे एक सवाल पूछ सकता है, देखिए क्या बोला। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। देख रहे हैं, सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। के कहा? मेटरनिक। क्या कि वो जानता था कि मेजिनी एक क्रांतिकारी आदमी है, वो जानता था कि मेजिनी एक क्रांतिकारी आदमी है। बात को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे जो है बहुत सारा क्या बोलते हैं कि क्रांतिकारी का काल चलता है और मेजिनी का हम लोग योगदान जानेंगे आगे, मेजिनी का योगदान जानेंगे। अब आपसे यहाँ पूछ सकता है एगो बात, अब पूछे का आपसे पूछ सकता है फ्रांस की जुलाई की क्रांति, 1830 की जुलाई की क्रांति पूछा है कि नहीं? सवाल बहुत बार पूछा है। 1830 की जुलाई की क्रांति जो है कई एक बार पूछ चुका है कि 1830 की जुलाई की क्रांति क्या है। अब आपको बताना पड़ेगा। चलिए सुनिए। सबको लगा था कि फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद बढ़िया से हो गया तो अब जो है फ्रांस पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। होने वाला है अभी 1830 की जुलाई की क्रांति होगा, 1848 का क्रांति होगा है? जब खुदे लपेट झपेट होगा तब जाके लास्ट में फ्रांस जो है स्वतंत्र होगा। बात को समझ गए? चलिए अब होने वाला है 1830 की जुलाई की क्रांति। 1830 की जुलाई की क्रांति में हुआ क्या? चलिए 1830 में स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध फ्रांस में फिर से राष्ट्रवाद की भावना भड़क उठी। और होता क्या है जी, यहाँ पे बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को किसको बनाया जाता है? लुई 18वां को बनाया जाता है यहाँ का राजा यानी सम्राट। क्या लुई 18वां ज़्यादा दिन टिक पाता है? नहीं, बेचारे की मृत्यु हो जाती है। 1830 में जो है इनकी जो है 1824 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जो चार्ल्स दसम जो आता है गद्दी पे, ये बड़ा खतरनाक आदमी था। बात को समझ गए? ये घोर प्रतिक्रियावादी आदमी था
और इसी के चलते जो है 1830 में जुलाई की क्रांति होती है। इसी के वजह से ये कहा कि देखो भैया, हमरा जो है संवैधानिक राजा के रूप में काम करने से बढ़िया है कि हम कहूँ जाएगा लकड़ी वकड़ी काट लें। तो इसकी का कहा गया है कि हम संवैधानिक राजा के रूप में कार्य करने से बेहतर है कि हम जाके कहीं लकड़ी काटें, है ना। अब यहीं पे है कि भैया इसी ने क्या क्या किया, पॉलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। पॉलिगनेक को, किसको? पॉलिगनेक को। अब पॉलिगनेक को जब प्रधानमंत्री अपना बना दिया, सब कोई जो है भड़क उठा। कहा कि पॉलिगनेक अच्छा आदमी नहीं है। वहाँ की जनता भड़क उठी, बोली कि देखिए आप ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं जो पहले से जो है इन अच्छे विचारधाराओं का जो है कट्टर विरोधी है, प्रतिक्रियावादी आदमी है कि नहीं है। पॉलिगनेक क्या किया, कहा कि जी 4 अध्यादेश हम जारी कर रहे हैं ठीक है, चारों अध्यादेश को पूरे जो है फ्रांस में लागू कर दीजिए। कोई बता सकता है वो चारों अध्यादेश क्या थे? पहले तो कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता खत्म, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, नया निर्वाचन कराने का आदेश दे दिया। यही ना बात है? चलिए, और मतदान को क्या किया गया? संकुचित कर दिया गया। बात को समझ गए? 4 अध्यादेश जारी कर दिए। कौन? पॉलिगनेक। कहा कि चारों अध्यादेश हमारे पूरे फ्रांस में जारी कर दो और पूरा का पूरा चारों का चारों के हिसाब से ही अब जो है हमारा शासन व्यवस्था चलेगा। लेकिन क्या ये इसका किया धरा संभव हो पाया? ये करने को तो कर दिया, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसके पीछे कितना बड़ा जो है कांड होने वाला है। अच्छा, सब लोग आखिर कुलीन वर्ग को काहे दे रहा था इसका अधिकार मतदान का? काहे कि जानता था कि कुलीन वर्ग हमरे पाला हुआ कुत्ता है, वो हमरे वोट देगा। बात को समझ गए? हमरा ही पाला हुआ कुत्ता है। इस प्रकार से क्या होता है जी? इस प्रकार से होता यह है कि पॉलिगनेक का और इनका जो है ठीक ठाक विरोध होता है और 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता के द्वारा बहुत बड़ा जो है विरोध का प्रदर्शन किया जाता है और लास्ट में ये दोनों आदमी 31 जुलाई को गद्दी छोड़कर, चार्ल्स दसम जो है फ्रांस छोड़कर भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? इंग्लैंड। इनका हो गया खेल खत्म। तो 1830 की जुलाई की क्रांति को आपको 4 पॉइंट पकड़ना है। पहला पॉइंट कि 1830 की जो क्रांति हुई वो क्यों हुई? स्वेच्छाचारी जार के शासन के कारण हुआ, स्वेच्छाचारी राजशाही शासन के चलते हुआ। जो लुई 18वां जो मरा, लुई 18वां के मरने के बाद जो चार्ल्स दसम जो राजा बना, उसके वजह से भी हुआ। पॉलिगनेक इसका सबसे बड़ा कारण था। पॉलिगनेक ने जो 4 अध्यादेश जारी किए उनके वजह से भी हुआ। और यहाँ पे छात्र, किसान, महिलाएं सब ने मिलकर पेरिस में जम के जो है विरोध किया और नारा लगाया रात भर एकदम। लास्ट में इन लोग जो है फ्रांस छोड़ के भाग गया। बात को समझ गए? अब यहाँ कुछ महापुरुषों की एंट्री होने वाली है। बात को समझ गए? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ जो हम आप लोग को नहीं पढ़ाए थे, हम नहीं पढ़ाए थे क्या? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। हम सवाल अभी हम देखें जब 1-2 जगह तो ठीक ठाक मात्रा में मिल गया है ना। सुनिए, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम आपको हो सकता है कि देखने के लिए मिल जाए। अब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ काहे था, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना जी। चलिए, 1821 से लेकर 1832 तक, 1821 से लेकर 1832 तक ठीक ठाक मात्रा में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम को देखा जाता है। ठीक ठाक मात्रा में 1821 से लेकर 1832 तक होता यह है कि यूनान जो एक देश है वो उस समय ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था, मतलब उस्मानिया सल्तनत के अंदर आता था। तो यूनान जो है सभ्यताओं से भरा हुआ एक देश था। कुछ दार्शनिकों ने कहा कि भैया यूनान जो है सभ्यता का देश है, सभ्यता का पालना है। यूनान को क्या कहा गया? सभ्यता और संस्कृति का पालना कहा गया। और यूनान के जो लोग थे, अच्छा कहीं कहीं समझ में नहीं आता है एक बात, जैसे कि कहीं कहीं कहा जाता है कि यूनानियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। हालांकि जब आप बुक जब रीडिंग कीजिएगा तो आपको बहुत जगह ये मिलेगा कि यूनानियों को जो है सल्तनत उस्मानिया के दौर में, ऑटोमन साम्राज्य के दौर में बहुत सारी स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन जो लेखक फिर भी लिखता है वो बहुत गलत लिखता है। बात को समझ गए? तो आज का इतिहास मन इतिहास नहीं रहा। समझे कि नहीं समझे? नहीं रहा, है ना।
1822 में होता यह है कि कई यूनानियों को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि सुल्तान महमूद जो उस समय के जो सुल्तान थे उनके द्वारा ये नारा दिया जाता है, धार्मिक नारा दिया जाता है, मतलब इस्लामिक नारा कुछ दिया जाता है। उसके थ्रू जो है कितने कई सारे जो सिपा सालार थे वो यूनान के ऊपर जो है भाई चढ़ाई करते हैं, यूनान में हो रही जो विद्रोह को दबा देते हैं, यूनान में हो रहे विद्रोह को। उस समय यहाँ पे मेटरनिक भी था, याद कीजिए, मेटरनिक नहीं टांगड़ाएगा, मेटरनिक भी था। मेटरनिक और यिप्सलांती जो उस समय रूस का जो सम्राट था, यिप्सलांती क्या नाम था उसका, यिप्सलांती, वो उस समय रूस का सम्राट था। बात को समझ गया है? तो इनकी भी कुछ कुछ भूमिका देखी जाती है, जैसे कि हम आपको बताते हैं, यहाँ पे सुनिए ध्यान से। 1821 में अलेक्जेंडर यिप्सलांती के नेतृत्व में मोल्डेविया में विद्रोह हुआ। कौन किया? यिप्सलांती विद्रोह किया मोल्डेविया में। इससे भयभीत होकर मेटरनिक ने रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर पर यूनानी विद्रोह को दबाने के लिए दबाव डाला कि भैया यूनान में जो विद्रोह हो रहा है उसको जल्द से जल्द दबा दीजिए। बात को समझ गए आप? तो जार यूनानियों का समर्थक था, जार यिप्सलांती जो था वो यूनानियों का समर्थक था, परंतु उस पर मेटरनिक का प्रभाव था, इसलिए उसने क्या किया, रूस ने विद्रोहियों की सहायता नहीं की। मतलब कहा कि जो यूनान में जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ख़त्म कर दीजिए, है ना। लेकिन जो रूस का जो अगला जो जार बनता है यिप्सलांती के बाद, अलेक्जेंडर यिप्सलांती के बाद जो निकोलस जो बनता है, जार निकोलस, वो जो है पूर्ण रूप से यूनान के समर्थन में क्या करता है जी, उतर जाता है ना। तो अब यहाँ पे अब आपको आगे बताएंगे कि तुर्की जो था यूनान से युद्ध तो शुरू कर दिया। बात को समझ गए? तो ये युद्ध जो है ठीक ठाक मात्रा में चला और एक युद्ध हुआ नावारिनो का युद्ध, नावारिनो का युद्ध हुआ। बात को समझ गए? और यही युद्ध जो है आखिरी युद्ध था और इस युद्ध में तुर्की अकेला पड़ गया और इसका साथ दिया केवल और केवल मिस्र। इसका साथ कौन दिया? बाकी रूस, ब्रिटेन, इस सब मिलके किसका, और फ्रांस किसका साथ दिया? यूनान का। किसका साथ दिया? यूनान के अंदर बहुत सारे हथियार, बहुत सारे जो है औजार भिजवाए गए और यूनान के अंदर महायुद्ध चला, नावारिनो का युद्ध। और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि तुर्की हार गया। और इसमें कौन ये इन्वॉल्व था? रूस। सबसे ज़्यादा कौन इन्वॉल्व था? रूस। और लास्ट में जो है तुर्की हार गया। और तुर्की के हारने के बाद एक संधि हुई और युद्ध को समाप्त किया गया। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में, 1829 में, बात को समझ गए? 1829 में इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। किस संधि के द्वारा? एड्रियानोपुल की संधि, एड्रियानोपुल की संधि। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि 1829 में होने वाला कौन सा संधि था? तो एड्रियानोपुल की संधि, एड्रियानोपुल की संधि। ये था युद्ध समाप्ति के लिए। ये किसके लिए था? समाप्ति के लिए। लेकिन फिर एक समझौता होता है और 1832 में जो कुस्तुनतुनिया की जो संधि होती है वो होता है इसलिए कि आप पूर्ण रूप से यूनान को स्वतंत्र कर दीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? और यहाँ अंततः होता यह है कि यूनान पूर्ण रूप से 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र हो जाता है। समझ गए? पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया। आवाज़ नहीं करिए, कहानी को समझिए। अच्छा, यहाँ से सवाल का पूछेगा कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम क्या पूछेगा? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। तो आपको शुरू करना है 1821 से, जब यिप्सलांती यानी अलेक्जेंडर यिप्सलांती जब मोल्डोविया में जब विद्रोह किया, तो उस युद्ध को जो है मेटरनिक दबाया। उसके बाद जब नया जार बना तो उसने जो है लगाएगा दिमाग, चलिए, उसके बाद जो नया जार बना, रूस का जो नया जार निकोलस बना, उसने जो है यूनान की सहायता की है। 1822 में कई यूनानियों को मार दिया गया। किसके द्वारा? सुल्तान महमूद के द्वारा। कौन से नारे के तहत? कहा गया कि भैया इस्लामिक प्रचार के लिए, इस्लामिक जो है खतरे को बताया गया कि इस्लाम खतरे में है। देखिए, बहुत सारे हम इस सब पे मानते नहीं हैं, हालांकि ये सब गलत बात है। बहुत सारा झूठ भी परोसा जाता है कि नहीं है? कई इतिहास गलत हैं। आज भारत का तो इतिहास एकदम मतलब बाबा बीरू घंटाल की तरह है। कौनो आया बजा के चल गया है, कौनो आया कहा नहीं ये ऐसे नहीं था। अब एक मूर्ख कहता है, सब पता है क्या?
ताजमहल और क्या बोलते हैं शाहजहां ने नहीं बनवाया। तो विश्वास करेगा। अब देखो इन लोगों की मानसिकता देखो, हैं? अब एगो आदमी था जो बोला कि ऐ खुदा, पूरे जहान की दुख दर्द को समेट के तूने मेरा दिल बना दिया। तो हम बोलते हैं कि या खुदा, सारे दुनिया की बदअक्ली और सारी जाहिलियत बटोर के अंधभक्त बना दिया। नहीं बना दिया, जिसको आज कुछ दिख ही नहीं रहा है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। जगह जगह पे सांप्रदायिकता, जगह जगह पे जो है कई प्रकार के दुर्व्यवहार, लड़कियों के रेप, सब सालन के दिखबे ना करता है, जाहिल है सब। और सबसे बड़ा रेपिस्ट का जो टोकरी है वो है बीजेपी। सबसे बड़ा रेपिस्ट का टोकरी, हैं? देखो सारा उसी का नेता जो है घुसा हुआ है, सारा रेपिस्ट है सब, सारा का सारा। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक दल जो है अलग है, सब में रेपिस्ट और डकैत तो चोर बदमाश है सब। यही से तो आज राजनीतिक से जो है छात्र और जो बढ़िया जो पढ़े लिखे लोग हमें दूर होते हैं। बताओ, जन सुराज इतना बढ़िया पार्टी बेचारा, कहने के लिए तो अभी तो बिहार में अच्छे न है। अब कहने का मतलब है कि एक बगल में गोबर एक बगल में हलवा, तो तुम हलवे न चुनेगे। कितनों हलवा नहीं खाते हो तो गोबर थोड़े चुन लोगे, हैं? तो वही हलवा है जन सुराज, और गोबर है भारतीय जनता पार्टी हो गया, चाहे जेडीयू हो गया, चाहे आरजेडी हो गया, सब गोबर है सब। काहे ना उतना दिन में परिवर्तन ले आया। आज भी तो जो स्कूल ढह रहा है किसके शासनकाल का ढह रहा है? क्या कल बना था? आज जो स्कूल कहीं कहीं गिर रहा है, पुल कहीं कहीं गिर रहा है, कई साल पुराना होगा? 10 साल 15 साल पुराना होगा, है कि नहीं है? चलिए, तो आपसे सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है, 3 से 4 गो इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन कौन सा हो? तो भैया कुस्तुनतुनिया की संधि, एड्रियानोपुल की संधि, है ना? इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, 1848 की क्रांति ज़्यादा महत्वपूर्ण हम इसको नहीं मानते हैं, काहे कि बहुत कम पूछता है, इसलिए हम इसको बताना नहीं चाहेंगे। अब आ जाइए आप इटली के एकीकरण में। किस में आ जाइए? इटली के एकीकरण में। बताइए, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कितने लोगों को कहा गया? 3। कौन कौन थे? मेजनी था, गैरीबाल्डी था और काउंट काबूर था, है कि नहीं है? मेजनी था, गैरीबाल्डी था और काउंट काबूर था। मेजनी को क्या कहा जाता है? मसीहा। मेजनी को क्या कहा जाता है? अब यहां से सुनिए, अगर 5 नंबर में पूछ दिया कि इटली के एकीकरण में किन महान क्रांतिकारियों का योगदान था, वर्णन करें, तो आपको तनी तनी तीनों का बता देना है और अंतिम में एकदम बता देना है, एकदम जब इटली का एकीकरण संभव हुआ 1870-71 तक बता देना है। बात को समझ गए हैं? तो अब हम ऐसा काहे बोले कि तनी तनी? अगर पूछना होगा छोटा सवाल तो यहाँ से सिर्फ ये पूछेगा कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान बताइए, मेजनी का योगदान बताइए, या काउंट काबूर का योगदान बताइए, तो आपको बताना है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों का जन्म कर्म, जगह, ये भी याद रख लेना है, तीनों का जन्म कर्म और जगह। चलिए जी, बहुत बढ़िया। मेजनी और गैरीबाल्डी और काउंट काबूर का याद रख लेंगे। तीनों का जगह, कहाँ पे इन लोग का जन्म हुआ, कब हुआ, क्या किया। इटली के एकीकरण में जो मेजनी का जो योगदान है, यंग इटली और यंग यूरोप वाला, इसको भी याद रख लेंगे। 1831 और 1834 दोनों का डेट भी याद रख लेंगे। यंग इटली 1831 और यंग यूरोप 1834। चलिए, गैरीबाल्डी वाला याद रखिएगा। गैरीबाल्डी बड़ा खतरनाक आदमी था भाई। देखे, उसको मौत का सजा हुआ, फिर भी मौत को छू के टक से चला गया। अब फिर आया और कहा कि अभी मैं जिंदा हूँ मित्रों। और फिर आया तो रक्त और लौह वाला एकदम खेल खेला है। रक्त लौह की नीति नहीं कहेंगे, रक्त और तलवार। कहा कि भैया, काहे कि अभी बिस्मार्क तो है आगे, अभी बिस्मार्क है, वो खेलेंगे रक्त और लौह की नीति, लेकिन रक्त और तलवार वाला नीति पहले ही अपनाए थे। कहे कि हम खेलेंगे खून और तलवार का खेल, है ना? चलिए, एक आपसे पूछ सकता है कि 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा में युद्ध हुआ, वो कौन सा युद्ध था? तो कहेंगे सेडाओ का युद्ध। कौन सा? सेडाओ का युद्ध। यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान, इटली जर्मनी के एकीकरण में। चलिए, जो जर्मनी के एकीकरण में इनका भी कहानी थोड़ा सा बढ़िया रहता है, नहीं रहता है हो? अब देखिए, काहे आखिर रहता है कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रशा का राजा विलियम प्रथम बना। और विलियम प्रथम बुरा आदमी था कि अच्छा आदमी था? अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी नहीं था? बहुत अच्छा आदमी था। काहे अच्छा आदमी था? काहे कि बिस्मार्क को जो है अपने पास रखा और बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। क्या बना दिया?
चांसलर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। 1862 ईस्वी में जो है प्रधानमंत्री इसको नियुक्त कर दिया गया। और बिस्मार्क ये जानता था कि बढ़िया से एकदम पहले मजबूत होना पड़ेगा, जर्मनी को मजबूत करना पड़ेगा, है ना, तब जाके ही इटली के बल्कि जर्मनी का एकीकरण संभव हो सकता है। भाषण और ये सब देने से कुछ होने वाला, घंटा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसने क्या किया भैया, पूरी तरीके से जब प्रधानमंत्री जब बना था जर्मनी के बल्कि यहाँ का, जब इसको प्रधानमंत्री बनाया कौन? विलियम प्रथम। तो उस समय जब ये प्रधानमंत्री बना तो बनने के बाद बहुत ही मजबूत किया अपनी सेना व्यवस्था को, सैनिक व्यवस्था को क्या किया? मजबूत किया। ये जान चुका था कि भौतिक भाषणों और जो है केवल और केवल जुमलेबाजी से जो है जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। थोड़ा 2 लाइन सुनिए अभी। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रशा का राजा विलियम प्रथम बना। विलियम राष्ट्रवादी था। विलियम कैसा था? राष्ट्रवादी था। वह प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। तो इसीलिए तो प्रशा का प्रधानमंत्री बना दिया बिस्मार्क को। कहा कि भैया तुम प्रधानमंत्री बनो और तुमको जितना भी मजबूती हथिया लो और जो है फिर उसके बाद टकराया जाएगा, है ना। और किससे टकराया जाएगा? ऑस्ट्रिया से। किससे टकराया जाएगा? अभी देखना, अब भिड़ंता होगा, सब में भिड़ंता होगा। अरे में मजा मारेगा कौन? बिस्मार्क। चलिए सुनिए। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः उसने प्रशा को सैनिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया। उसकी इस नीति का संसद में विरोध हुआ और राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसे दूर करने के लिए उसने 1862 ईस्वी में ऑटो वॉन बिस्मार्क का चांसलर नियुक्त किया। किस रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में। चांसलर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। बात को समझ गया? चलिए अब यहाँ से एक सवाल पूछेगा कि बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ? ब्रेडनबर्ग में। कहाँ पे? ब्रेडनबर्ग में 1812 में। 1812 में। और ये प्रधानमंत्री बनने के बाद ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से ठीक ठाक मात्रा में टकराता है। टकराने के बाद अंततः जर्मनी का एकीकरण संभव हो जाता है। बात को समझ गया? आपसे पूछ सकता है कि किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि आपसे पूछ देगा भैया। चलिए तो यहाँ पे देखिए किसमें युद्ध हुआ? तो ऑस्ट्रिया और प्रशा में युद्ध हुआ, जिसे हम सेडोवा का युद्ध कहते हैं। ऑस्ट्रिया और प्रशा में युद्ध हुआ। काहे ऑस्ट्रिया और प्रशा में युद्ध हुआ? कहा कि प्रशा का प्रधानमंत्री अभी खुद बिस्मार्क था और बिस्मार्क चाह ही रहा था कि हम जो है ऑस्ट्रिया को ख़त्म करें। बात को समझ गए? और ऑस्ट्रिया पे जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, है ना, और सेडोन की युद्ध के द्वारा इसको हरवा दिया। सॉरी, सेडोवा के युद्ध के द्वारा इसको हरवा दिया। चलिए 1870 में जो है एक और युद्ध होता है, सीडोन की युद्ध। फ्रांस बुरी तरह से हार जाता है और फ्रांस जब हारता है तो भैया 1871 में एक संधि होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि, और उस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव हो जाता है। चलिए चैप्टर पहला समाप्त। अब यहाँ से सवाल सुनिए। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? हम एक बात बता देते हैं सबको, जो लोग ऑनलाइन जो वीडियो देखने वाले हैं, सब लोग जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं अपने सामने कॉपी को रखेंगे और याद रखें कि टॉपिक को रख के और मेरे लेक्चर को सुनिए। और जितना भी सवाल इंपॉर्टेंट होने वाला है हम बोर्ड पे भी बता दिए हैं और ऐसे लेक्चर भी दे दिए हैं। तो सुनिए यहाँ से क्या होने वाला है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ। जर्मनी की बात पूछा, जर्मनी में कौन सा? तो राइन संघ। और इटली वगैरह का पूछेगा तो ट्रांसपेडेन और सिसेलपाइन, दोनों, सिसेलपाइन और दोनों। अभी हम बताएं लेक्चर में तुरंत। जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रशा ने। किसने किया? हंगरी की भाषा क्या थी? हम नहीं बताया। हंगरी की भाषा में 11 थी, इसको याद रख लेंगे, छोटा सा टॉपिक था। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजिनी ने। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की हारा, तब तो एड्रियानोपुल की संधि हुई। लोल है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब अगला चैप्टर में। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि अंसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? अंसर्ट रेनन ने, हम आपको राष्ट्रवाद की अवधारणा बताए हैं, लेकिन आप अंसर्ट रेनन की अगर आप राष्ट्रवाद की भावना को अगर जानेंगे तो उन्होंने भी अपनी क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद की परिभाषा दिया। सरयू ने भी अपने राष्ट्रवाद की परिभाषा दिया। इस तरीके से जो है आपको विचार थोड़ा सा उन लोगों का पढ़ना पड़ेगा। और ये सवाल 2 नंबर का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 5 नंबर का हम बता चुके हैं, पूछ सकता है कैसे भी। अब आते हैं हम लोग समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। अब सट अब आगे जाएंगे। अब हम लोग टॉपिक समझाएंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए समाजवाद वाले चैप्टर से कौन सा होने वाला है बताइए?
कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रॉबर्ट ओवेन, कौन सा औद्योगिक क्रांति में रॉबर्ट ओवेन का योगदान, लुई ब्लास, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, ये सब का नाम याद है? ये चारों पांचों कौन था सब हैं? ये समाजवादी लोग था। ये कौन से लोग थे? समाजवादी लोग थे जो समाज का उत्थान करना चाहते थे। सेंट साइमन हो गए, लुई ब्ला हो गए, रॉबर्ट ओवेन हो गए, चार्ल्स फूरिये हो गए, ये सारे के सारे कौन लोग थे? समाजवादी लोग थे। और ये समाजवाद करना चाहते थे। अच्छा, समाजवाद का मतलब क्या होता है? सेम जो राष्ट्रवाद, समाजवाद। अपने समाज के उत्थान के लिए जो अच्छी विचारधारा है, अच्छी सोच है, हम उसे ही तो कहेंगे समाजवाद। कार्ल मार्क्स में यहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है? तो आपसे पूछ सकता है एक ऑब्जेक्टिव, बताइए 1848 में, चुप रहो यार, 1848 में बताइए किसके साथ कार्ल मार्क्स ने मिलकर, एंगल्स के साथ, पहले ही बता दिया सर 1848 में एंगल्स के साथ मिलकर उन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा, जिसे क्या कहा जाता है जी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी में कहते हैं। हालांकि इसे अगर बोलेंगे तो साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी। चलिए अब एक और हमको बात बताइए जल्दी से, कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी? दास कैपिटल। अगर आपसे पूछे किससे प्रेरित होकर, यहीं से पूछता है कभी कभी, दास कैपिटल प्रकाशित कब किया गया? 1867 में। चलिए अब यहाँ पे आता है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो बढ़िया से तनी लिख देना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 ईस्वी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ये एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। फलान ढेकान चिल्लान इसी कर देना है। और जो हम 2-3 को जो बात बता दिए हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र जो एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में लिखे, उसके बाद जो इन्होंने समाजवादियों का बाइबल। एक और टॉपिक, एक और पॉइंट, कार्ल मार्क्स ने कहा मजदूरों से, तुम्हारे पास बेड़ियों के सिवा खोने के लिए उठो और संघर्ष करो, उठो और। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ, किसने कहा? कार्ल मार्क्स। किसने कहा? अब भैया सिंपल सी बात ऐसी है कि देखिए हम लोग जो है रिवीजन करा रहे हैं, तो रिवीजन कराने के दौरान अगर आप हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक हम आपको बताएं, तो ये संभव तो नहीं है, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट को सब पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये आपकी गलती है कि नहीं है? सिर्फ हम लोग बुक को सामने इसलिए रखे हैं कि ताकि हर टॉपिक को देख के बता दिया जाए कौन इंपॉर्टेंट है कौन। चलिए यहाँ से एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है जी, एक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई। अब आता है रूस में क्रांति। धड़ पार हुआ जा। रूस की क्रांति 1905 से शुरू होती है। अच्छा इसको मिटा दें हम थोड़ा सा। अब हम लोग रूस की क्रांति में कूद गए तो अब रूस की क्रांति बहुत देर तक जानेंगे। लाहौर डस्टर वगैरह के नहीं हो, हम देख रहे हैं, लेकिन वो गंदा है, बोर्ड को खुद गंदा कर देगा। दिख रहा है, क्या दिमाग रखी हो तुम, बताओ। अब बोले तब रूस की क्रांति, अब किसकी क्रांति? चला, रूस की क्रांति सबसे पहले कब शुरू होती है? क्या ये सफल होता है? जो जार होता है, जार निकोलस द्वितीय, ये बड़ा राढ़ टाइप आदमी है, पहले बता चुके हैं। अभी यही सहायता किया था, उनने तुर्की वाले में, जार निकोलस, है ना। चलिए सुनिए जी, अब यहाँ पे 1905 में एक भैया उठता है क्रांति का दौर। क्या इसे सफल बना, ये सफल बन पाया? काहे नहीं बन पाया? अब सुनिए, जार निकोलस द्वितीय ओकर मेहरारू जरीना, दोनों सुनो, जार निकोलस द्वितीय थोड़ा सा अत्याचारी टाइप आदमी था। वो अपना बात कम मानता था और मेहरारू का बात ज़्यादा मानता था। और मेहरारू वो का बात ना मानती थी, पादरी का बात ज़्यादा मानती थी। माने गजब खेल है। एक बार और बताइए तो। जार निकोलस द्वितीय बात मानता था अपनी पत्नी का, जरीना का। आज जो जरीना जो थी उसकी, जो जरीना जो थी, जहाँ बोल रहे हैं पहले सोच के बोलिए। होता क्या है कि आदमी थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल देता है जब, तो उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। दो साथ में बोल रहे हैं तो आपका कान हमारी तरफ रखना है। चलिए आगे से ऐसा गलती मत कीजिए, ठीक है, धीमी आवाज में। तो जरीना जो थी वो पादरी का सुन रही थी,
तो मतलब कि जरीना के ऊपर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव था? पादरी का। पादरी बोले तो चर्च के यही वाले, समझ गए। और जरीना को सब दिमाग कौन दे रहा था? पादरी। क्या लगता है उस समय पादरी चाहेगा कि सब किसान मजदूर सबके पास अधिकार चल जाए? वो तो हमेशा चाहेगा कि अधिकार किसके पास रहे? हमारे पास। तो अब यहाँ होता यह है कि 1905 में जो है होता क्या है कि सभी मजदूर और श्रमिक वर्ग के जो लोग होते हैं ये विद्रोह करते हैं, लेकिन विद्रोह को कुचल दिया जाता है, विद्रोह को कुचल दिया जाता है। और इसी वर्ष के बाद होता है खूनी रविवार। याद है किसी को खूनी रविवार? 1905 है, जनवरी नहीं, जनवरी 1905। लोग जो है सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ, यानी कि जो राजमहल था उसकी तरफ जाते हैं ये लोग नारा लगाने। नारा लगाते हुए जाते हैं किस चीज़ का? रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और लेकिन 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 इसको किया कहा जाता है कि इसको दबा दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है। और अंधाधुंध हजारों श्रमिकों पर और मजदूरों पर गोलियां चलाई जाती है 1905 में, जनवरी 1905 में धनाधन गोलियां चलवाई जाती हैं, जिसमें हजारों मजदूर मारे जाते हैं। और वह दिन था रविवार का, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? खूनी रविवार। इसको क्या कहा जाता है? खूनी रविवार। लेकिन इसके बाद फिर से 1917 में, किसमें? 1917 में फरवरी की जुलाई, फरवरी और मार्च किस हिसाब से? जूलियन कैलेंडर के हिसाब से। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से फरवरी और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से मार्च। तो फरवरी 1917 में जो है एक क्रांति हुई, जिसे हम लोग फरवरी की भी क्रांति बोलते हैं। किसकी क्रांति बोलते हैं? फरवरी की क्रांति। तो 1917 में दो क्रांति हुआ। एक पहला हुआ फरवरी की क्रांति, एक हुआ अक्टूबर की क्रांति। एक हुआ फरवरी की क्रांति और एक हुआ फरवरी की जो क्रांति हुई उसके द्वारा जार निकोलस द्वितीय को उसकी गद्दी छोड़ के हटना तो पड़ा, लेकिन फिर से लफड़ा पड़ गया मेनसेविकों और बोल्शेविकों का। किसका? 1917 की क्रांति के बाद 27 फरवरी 1917 को गद्दी छोड़कर भाग तो गया जार निकोलस द्वितीय, लेकिन अब लफड़ा पड़ गया किसका? मेनशेविक दल और बोल्शेविक दल। जो मेनशेविक दल था उसका जो नेता था वो था केरेंस्की। वो कौन था? और जो बोल्शेविक दल का जो नेता था वो था लेनिन। लेनिन उस समय था नहीं यहाँ। तो केरेंस्की जो है जबरन अपने गद्दी को प्राप्त कर लिया, और गद्दी को प्राप्त करने के बाद लोग उसे पसंद तो करते नहीं थे। अल्पमत वाला, इसे और क्या कहा जाता है? अल्पमत वाला। केरेंस्की इससे था, जिस दल से था उसको क्या कहा गया है? अल्पमत। अल्पमत वाला है ना हो। अल्पमत को क्या कहा गया? मेनशेविक। मेनशेविक दल क्या कहा गया? लेनिन जिस दल से था उसको क्या कहा गया? बोल्शेविक दल। क्या कहा गया? हमारा हिंदी थोड़ा गलती लिखा सकता है भाई, क्या कि जो है बहुत सारा हिंदी गलती लिख देते हैं, हर सही दीर्घ में ज़्यादा हम गलती करते हैं। मेनशेविक और बोल्शेविक। और ये क्रांति होता है अक्टूबर में। कब होता है? इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेट्रोग्राद की क्रांति किसको कहा गया है? फरवरी की क्रांति को। और अक्टूबर की केवल इसको क्रांति ना, इसका एक और नाम है भाई, बोल्शेविक क्रांति। हाँ तो बार बार बोल तो रहे हैं, लेकिन हम ही खुद भूला गए। चलिए, इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है भाई। इसको क्या कहा जाता है? अक्टूबर 1917 की जो एक क्रांति है उसको जो है बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। और जो फरवरी वाला था उसका वो का नाम है पेट्रोग्राद की क्रांति। इसके थ्रू जो है 27 फरवरी को जो है जार निकोलस द्वितीय गद्दी छोड़कर चला गया था। लेकिन फिर बाद में अपने में झगड़ा हो जाता है कि कौन भैया अब रूस की गद्दी को संभालेगा, है ना। तो रूस की गद्दी को कौन संभालता है बाद में? लेनिन। कौन संभालता है? लेनिन। लेकिन लास्ट में लेनिन की मृत्यु हो जाती है 1924 में। कब मृत्यु हो जाता है? अगर आ गए पीछे दम तक पीट पड़ देंगे। चलिए, अच्छा, कोई कारण रहा होगा कि नहीं रहा होगा? क्रांति का कारण रहा होगा कि नहीं रहा होगा? पहला तो ये था कारण भैया कि निरंकुश और अत्याचारी जार का शासन।
क्योंकि जिस प्रकार का जार निकोलस द्वितीय शासन चला रहा था, ना तो मजदूरों के लिए अच्छा था, ना किसानों के लिए अच्छा था, और ना ही जो है मतलब कौनो वर्ग उससे खुश है ये नहीं था। एगो पादरी वर्ग खुश था है ना। पादरी वर्ग खुश काहे नहीं रहेगा बताओ? पादरी वर्ग का ज़्यादा प्रभाव है। कहा कि रूस का जो सम्राट था, रूस का जो जार था, हालांकि वहाँ के सम्राट को जार कहते हैं, क्या कहते हैं? जार। रूस का जो जार था वो बोला एक जार, एक चर्च, एक रूस। एक जार, एक चर्च, एक रूस। इसको कहा गया रूसीकरण नीति। इसको क्या कहा गया? रूसीकरण नीति। इसके थ्रू कहा गया कि सभी लोग जो है एक जार को मानेंगे, एक चर्च को मानेंगे और एक ही रूस को मानेंगे। समझ गए? अरे यही इसका नीति बड़ा बुरा हो गया। काहे कि वहाँ रहने वाले लोग विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा है कि नहीं है? विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषा को मानने वाले जो लोग थे वो तो भैया खिसी भी ना करेंगे। कहेंगे आप बोल रहे हैं एक चर्च, एक जार, एक रूस, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा तो नहीं होता। तो इस ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। बताइए मजदूरों की स्थिति कारण था कि नहीं कारण था? अरे यहाँ पे राजनीतिक दलों का कुछ उदय भी होता है। कुछ राजनीतिक दल का नाम जैसे है रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियाँ। हाँ 1905 का खूनी रविवार महत्वपूर्ण कारण है भाई। 1905 का जो जरीना की भूमिका, जरीना जो है क्या बोलते हैं कि बीबी तो थी जार निकोलस द्वितीय की, लेकिन ज़्यादा बात किसका मान रही थी? पादरी का। तो लोगों ने बोला हाँ प्रथम विश्व युद्ध में हार भी जाता है बेचारा है। तो जरीना जो है ज़्यादा बात मानती थी पादरी का, और पादरी जो है अच्छा सलाह देता नहीं था। और तो और इसे एक कांड हो जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है, हार जाता है और बहुत सारे इसके जो सैनिक मारा जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि ना अब हम भागना लेंगे। बात को समझ गए? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914। 1914 से 18 तक चला, 4 साल चला। समझ गए? चलिए जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या जी? रूस की राजनीतिक प्रतिष्ठा में कमी। पीटर महान के शासनकाल में 1682 से 1725 रूस की शक्ति और प्रतिष्ठा में अधिक वृद्धि हुई, परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में कमी आ गई। बाल्कन युद्धों में उसे सफलता नहीं मिली। 1854-56 के क्रीमिया युद्ध में भी रूस की पराजय हुई। 1904-05 में रूसी जापान युद्ध में भी रूस की पराजय हुई। बात को समझ गए? इस प्रकार बेचारा ये हारता ही चला गया। अब प्रथम विश्व युद्ध में भी हार गया है, प्रथम विश्व युद्ध में भी हार गया। अरे एक तो ये पहले से वो कांड किए हुआ था, कई को मजदूर के मरवा दिया था, खूनी रविवार। तो कई सारे इसके कारण हैं, जार निकोलस द्वितीय और जरीना की भूमिका, ये भी एक कारण था। तो ये सभी कारणों के बावजूद हम कह सकते हैं कि इसलिए बोल्शेविक और जो है क्रांति जो हुआ, रूस की क्रांति का कारण, प्रमुख कारण यही है। चलिए अब हम लोग आते हैं बेचारे लेनिन के पास। किसके पास आते हैं? लेनिन के पास। लेनिन थोड़ा सा बढ़िया आदमी था। अभी हम लोग जिसके बारे में सुने, बोल्शेविक दल का नेता चल रहा है, चल रहा है ना, बोल्शेविक दल का नेता लेनिन है ना। लेनिन बढ़िया आदमी था कि नहीं आदमी था? बढ़िया, बताइए बढ़िया आदमी था। उसका जन्म कब हुआ? 1870 में वोल्गा नदी के किनारे। कहाँ हुआ? 1870 में वोल्गा नदी के किनारे। लेनिन ने कई सारे अच्छे अच्छे कार्य किए। जो भी अच्छा नेता होगा संचार व्यवस्था में अच्छा सुधार करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सुधार करेगा, कृषि क्षेत्र में अच्छा सुधार करेगा। नहीं देखिए किसानों को सारा भूमि दे दिया, ये भी कहा कि जाइए आप कृषि कार्य कीजिए। ये तो नई आर्थिक नीति तक लाया बेचारा, नहीं लाया। नेप NEP न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी है। तो ये जो है नई आर्थिक नीति भी लाया। नई आर्थिक नीति के तहत बहुत सारा काम भी किया है कि नहीं है? पहले तो जो है युद्ध की समाप्ति किया, बहुत सारा बात कर। लेनिन का पहला काम ये था, युद्ध को समाप्त कर दिया। कहा कि ठीक है तनी मनी हमारा भूभाग अगर जैबे करेगा उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको संधि मिलेगा, ब्रेस्टी-लिटोवस्की की संधि। ब्रेस्टी-लिटोवस्की की संधि, इसके थ्रू क्या करता है? युद्ध की समाप्ति करता है। कौन? लेनिन। रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ समझौता कर लेता है। थोड़ा मोड़ा जमीन रूस में चल भी जाता है तो कोई बात नहीं है। बोला ठीक है। प्रतिक्रांतिकारियों का दमन किया। जो भी एक पुलिस दस्ता चेका का गठन किया, पुलिस दस्ता चेका का गठन किया। बात को समझ गए? इन सारे अच्छे कामों के साथ उनको जाना जाता है। आर्थिक व्यवस्था अच्छी की। उसके बाद आप जानेंगे नई आर्थिक नीति के तहत किसानों से अनाज की जबरन उगाही बंद कराई गई। सैद्धांतिक रूप से जमीन पर राज्य का अधिकार माना गया, लेकिन जो है व्यवहारिक रूप से किसानों को वो भूमि कृषि कार्य के लिए दे दी गई। औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। राज्य के जीवन एवं व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी गई। लेनिन अच्छा आदमी था, लेनिन बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसके बाद बेचारे लेनिन की मृत्यु हो जाती है 1924 में। 1924 में ही
आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि बताइए लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लाया? 1921 में। बेचारा का मृत्यु हो जाता है 3 साल बाद, है ना। फिर उसके बाद कौन आता है? लेनिन के बाद रूस, स्टालिन भी अच्छा आदमी था, स्टालिन भी अच्छा आदमी था। सेम टू सेम लेनिन के नक्शे कदम पे चला, सेम टू सेम लेनिन के नक्शे कदम पे चला। एक बार कोई उठ के समय देखिए जल्दी से, वीडियो बंद मत कर देना। चलिए यहाँ से हम लोग सवाल पूछते हैं ना। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। किसको माना जाता है? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई? ना, लंदन में। गलती जवाब। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने? लेनिन ने। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन था? एक और भैया, अप्रैल थीसिस, लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। माँ उपन्यास के लेखक गोर्की। माँ उपन्यास के लेखक कौन? हाँ। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की किसका दोस्त था? लेनिन का। किसका दोस्त था? वही ना लाल सेना का गठन किया। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 में किसके साथ की? जर्मनी और रूस के साथ। चलिए यहां से लगभग भैया जो है ना सारा का सारा खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। आगे बढ़ा जाए। तीसरा चैप्टर बहुत आसान है। तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवाद। यहां से पता है क्या पूछेगा? फ्रांसीसियों का प्रभाव। फ्रांसीसियों का प्रभाव। आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ढूंढने की बात नहीं है। चुपचाप उठाइएगा, टोकन फ्री स्कूल के बारे में बता दीजिएगा कि फ्रांसीसी जो थे अपना फ्रांसीसी जो है सबसे पहले अपना प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने हर तरीके का हथकंडा अपनाया, यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने टोकन फ्री स्कूल खोला और सारी सभ्यता वहाँ की डाल दी। कहाँ की? फ्रांस की। कहा कि हमारे जैसे बाल कटाओ, हमारे जैसा कपड़ा पहनो, हर चीज़ हमारे जैसा करो। बात को समझ गए? इनमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हुआ हाव आंदोलन इंपॉर्टेंट है, जो किसके द्वारा किया गया था जी? हुई नफूसों के द्वारा। लास्ट में हुई नफूसों को पागल घोषित करके पागल और बोंजा कहा गया कि तुम पागल हो। इसको जो है क्या किया? एगो डॉक्टर जो है पागल घोषित करके भेज दिया पागल खाना में। बाद में हालांकि वो डॉक्टर एक्सेप्ट किया कि जो है क्या बोलते हैं कि भैया हम तो गलती किए, है ना। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट, फान बोइचाओ ने दुई तान हुई रेवोल्यूशनरी सोसाइटी का गठन किया। कौन सी सोसाइटी? रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, जिसे वहां की भाषा में क्या कहा गया? दुई तान हुई। अब इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? कुआंगदे, जो किस राजवंश का शासन था? न्यूगेन राजवंश। किसका शासक था? राजकुमार था हालांकि। कहा कि वहां जो पहले जो जिस राजवंश का शासन था उसको कहा गया न्यूगेन राजवंश। कौन सा राजवंश कहा गया? न्यूगेन। और उसी का राजकुमार था कौन? कुआंगदे। तो इसी को अध्यक्ष बनाया गया किसका? ये दुई तान हुई का रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, इसको अंग्रेजी में कह दिया। और का द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखी गई? फान बोइचाओ के द्वारा। किसके द्वारा? फान बोइचाओ के द्वारा। यहाँ से ये टॉपिक खत्म होता है। पूरब की ओर चलो आंदोलन। आपको पता था कि जो वियतनाम के जो लोग थे वो जापान की ओर जा रहे थे, जो वहाँ से रहकर कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। बात को समझे? तो जो जापान जो है वहाँ कहाँ पड़ता है? पूरब में। जापान कहाँ पड़ता है? कहाँ से? वियतनाम से। कहाँ से? वियतनाम से। तो लोगों ने नारा दिया पूरब की ओर चलो, और वहीं से अपनी शिक्षा पूरी की और वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने का प्लान किया। बात को समझ गया? इसको डिटेल में जाके कॉपी में पढ़ लीजिएगा। एक है हो ची मिन्ह के बारे में थोड़ा सा पूछता है, और सबसे जरूरी है यहाँ से कौन सा भैया? माइली हत्याकांड। कौन सा इंपॉर्टेंट है? जेनेवा समझौता 1954 का, ये भी जरूरी है। बाकी तो इधर कुछ जरूरी है नहीं। हाँ बहुत सारा। अरे हाँ एक और है, हो ची मिन्ह भूलैया मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग, जो बताए थे उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक जो फैला हुआ था, जहाँ से युद्ध के समय सारे सहायता कार्य वहीं से किए जाते थे। कहाँ से? हो ची मिन्ह मार्ग से। कहाँ से? हो ची मिन्ह मार्ग से। चलिए माइली हत्याकांड के हम आपको बारे में बता चुके थे। माइली हत्याकांड बहुत ही दर्दनाक
बहुत ही दर्दनाक एक घटना थी जो 1968 में हुआ था, है ना। दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका ने घुस के बहुत बड़ा वियतनाम के एक गांव माइली में जाकर बहुत ही एक बड़ा नरसंहार किया। वहाँ के लोगों को बच्चे बूढ़े औरत सबको मार दिया, है ना। माइली में, कौन से गांव में? माइली, वहाँ का एक गांव था। वहाँ के बच्चे बूढ़े सबको मार दिया और मारने के बाद वहाँ एक बूढ़वा बच जाता है ना, और वही निकलता है तो बेचारा समाचार पत्र वगैरह में अपना आप बीता बताया था कि भैया हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, देखो हमारे साथ अमेरिका जो है अपने सेना को, कहे कि वो हार चुका था, हारने के बाद बौखला गया और जो है उस गांव में जो है अपने सैनिकों को भेज दिया, बहुत लोगों को मारा। बहुत बड़ा नरसंहार था माइली हत्याकांड। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनता है। चलिए इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद शुरू करें कहाँ है? नहीं हो पाएगा, 15 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे, 15 मिनट में। शुरू से ही बोल रहे हैं। चलिए सुन लीजिए खाली। सबसे पहले आपसे पूछेगा गांधी जी के गांधी जी का योगदान। गांधी जी का आपको परिचय याद रखना है? मेरा नाम, मेरा नहीं, गांधी जी का नाम है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। गांधी जी के पिता के नाम, माता के नाम, गांधी जी के ओरिजिनल नाम, गांधी जी कब साबरमती आश्रम की स्थापना किए, गांधी जी का भारत लौटे, इस सब बात को याद रखना है। बात को समझ गए? चलिए हम मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला चर्चा, भारत के राष्ट्रवाद के उदय के कारण। सबसे पहला उदय का कारण जाता है 1857 की क्रांति को, क्योंकि उससे पहले भारत के लोग अंधे थे, अंधे नहीं थे, मतलब बोले तो वो अंधा बनना चाहते थे। भारत के राष्ट्रवाद का कोई बहुत बड़ा, अगर हम पीछे आ गए तो निरट्टी पे चढ़ के मारेंगे। 1857 की क्रांति से पहले यह देखा गया कि भारत में राष्ट्रवाद का हालांकि कोई विचारधारा बहुत ज़्यादा पनपा नहीं था, लेकिन 1857 की क्रांति को, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, उस काल से देखा जाता है कि भैया भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बलवती होती चली जाती है, राष्ट्रवाद की भावना जगती है। जिन लोगों को जाना है वो उठकर चले जाएं। फालतू बकवास और बात हमको पसंद नहीं है। हम बोल दिए हैं कि 20 मिनट और रुकेंगे तो रुकेंगे। सुन लीजिए मेरी बात को। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमको एक बार में पूरा वीडियो ख़त्म कर देना है, नहीं, जहाँ पे हो सकेगा हम ख़त्म कर देंगे, रोक देंगे। जो याद किया होगा ये सब सारा चीज़, उसको सुनने में मज़ा आ रहा होगा, लेकिन जो याद नहीं किया होगा उसको यही लगता होगा कि क्या प्रवचन दे रहा है, बंद कर दे तो बढ़िया है। बात को समझ गए? यही बात है, और कोई बात नहीं है। लड़का में किसी को याद नहीं है, यही से उन लोग जो है मुंह बनाए हुए बैठा हुआ है एकदम बहुत बुरा। चलिए सुनिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का पहला कारण क्या था जी? 1857 की क्रांति। 1857 की सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, अनेक प्रकार के कारण थे, अनेक प्रकार के कारण थे जो भारत में राष्ट्रवाद का कारण बना, जो भारत में राष्ट्रवाद का आखिर उससे पहले लोग सोए हुए थे। बताइए, उससे पहले भारत में आखिर राष्ट्रवाद काहे नहीं हुआ? उससे पहले सब लोग अपना अपना देख रहे थे, ये हमारा रियासत, ये हमारा रियासत, ये हमारा रियासत, हम इसमें लड़ेंगे, हम उनसे लड़ेंगे। अपने में सब लड़ के मर रहा था सब अपने में। और अंग्रेजवा खूब लड़वा रहा था सब, समझे? अंग्रेज खूब लड़वा रहा था, लड़वा लड़वा के जो है पूरा खेल खत्म कर दिया। चलिए सुनिए, सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, कुछ अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भी था, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा का जब प्रसार हुआ तो लोग और समझने बूझने लगे। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का सकारात्मक प्रभाव हुआ भारत के राष्ट्रवाद पर, नकारात्मक नहीं हुआ, सकारात्मक हुआ। लोग यहाँ के और मेच्योर होते चले गए बहुत ज़्यादा। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, रेल का चालू हो जाना, यातायात सुविधा का बढ़ जाना। पहले क्या था, पहले लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में उतना भागे नहीं ले पा रहे थे। तो ये सारे के सारे कारण हैं। साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान, मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर, मास्टर, यही सब जितना है सब मध्यम वर्ग में था। सबका सब कौन था? अध्यापक था, वकील था, डॉक्टर था, इत्यादि इत्यादि, यही सब था। चलिए, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के संपर्क, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। आपको पता होना चाहिए कि 19वीं शताब्दी के आसपास जो है क्या बोलते हैं, अनेक प्रकार कई प्रकार के समाज सुधारक, महान समाज सुधारक का जन्म हुआ, और उन्होंने जो है समाज में धार्मिक सुधार आंदोलन किए। क्या किया? धर्म सुधार आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन किया? धर्म सुधार आंदोलन, जिनमें दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इन जैसे महान क्रांतिकारियों का नाम आता है। बात समझ में आया?
उसके बाद हम लोग आते हैं गांधी युग में हम आते हैं। तो गांधी युग में हम लोग पाते हैं कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। उसके बाद जो है गांधी जी के द्वारा आंदोलन चालू किया जाता है। लेकिन उससे पहले कारण क्या था गांधी जी के आंदोलन शुरू करने का, जुड़ने का, वगैरह वगैरह ये सब करने का? किसी को पता है 1906 में क्या हुआ था? बताओ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल विभाजन कब होने लगा बताइए? 1910 या 11 में तो उसे 12 में तो रद्द किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन का प्लान कब किया गया? 1905 में। अब यहीं से तो सारा खेल शुरू होता है। आपको याद होगा कि 1909 में एक समिति भेजा गया था भारत। 1909 में किसी को याद है? मार्ले मिंटो सुधार। 1900 और इस समिति ने कहा कि हर 10 साल पे एक समिति भारत जाएगा और भारत जाने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों का देखरेख करेगा और देखेगा कि भारत में सारी स्थिरता सही है कि। 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा सुधार? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसके द्वारा कहा यह जाता है 1919 में एक कानून पारित होता है, रॉलेट एक्ट। कौन सा कानून पारित होता है जी? रॉलेट एक्ट। 1919 में ही। किसमें? 1919 में ही। इसी के तहत, इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत 1919 में एक कानून पारित होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत कहा जाता है कि भैया हम आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे, आपके ऊपर चुप्पा चोरी हम मुकदमा भी चलाएंगे, आप घंटा हमारा कुछ कर नहीं सकते हैं। अंग्रेज सीधा कहा। लोग इसके विरोध में आ गए। कहा भैया ये कैसा काला कानून है? ना हमें जो है स्वतंत्रता है किसी चीज़ की, ना अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तब तो कौनो जो है कहेगा तो तोरा पे जो है केस चलेगा, हो तुम गिरफ्तार। बात को समझे? लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। और ये जो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड जो सुधार था, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा प्रभाव डालने वाला एक कानून था। बहुत ही बुरा, भारत के ऊपर बहुत ही बुरा। इसके बाद जो है रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में हम लोग देखते हैं कि जालियांवाला बाग में एक आयोजन सभा का गठन किया जाता है और उसमें जो है बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। एक विराट सभा का आयोजन किया जाता है 13 अप्रैल को, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी गतिविधियां भी भाग लेती हैं। और इसकी जानकारी जो है किसको हो जाता है? जनरल डायर को। किसको हो जाता है? जनरल डायर को। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग के स्थान पर आके अंधाधुंध गोलियां चलवाता है। जालियांवाला बाग के ऊपर अंधाधुंध, और कई महिला, बच्चे, वृद्ध सब मारे जाते हैं। कई बीच में कुएं में कूद के मारे जाते हैं। अकेला एक स्थान होता है जालियांवाला बाग से निकलने का। अरे ये अंग्रेज बड़ा हरामी था, सब बहुत ज़्यादा राड़। ये पता है, इन लोग सीधा कहता था कि जो है इन लोग को मारो कोई दिक्कत नहीं है, अपना को नहीं मारना चाहिए। इन लोग का सीधा सिद्धांत था। बात को समझ गए? तो इसमें से केवल एक प्रवेश द्वार था जहाँ पे 10 मिनट के अंदर मानी जाती है कि 1600 चक्र गोलियां चलाई गई थी। अब सोच लो उतना में कितना आदमी मरा होगा, है ना? कई लोग मरे होंगे। कई दिनों तक इसका जांच चला। इसी के जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया। किसका? हंटर समिति। और हंटर समिति का जो रिपोर्ट आया गलत आया। गलत ही कहो, वो कह रहा है कि बहुत कम आदमी मरा है, बहुत कम आदमी। 300 का वो आंकड़े दे रहा है 300-400 का आंकड़ा दे रहा है। अब बताओ, हजारों लोग मारे गए, कितने तो कुचलन में मरे गए, कितने भगदड़ में मर गए। तो यही हुआ भाई। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछ सकता है कि क्या था, है ना? और इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी, नाइट की उपाधि त्याग दी। और इसी समय जो है केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी। इसके बाद एक दौर आता है खिलाफत आंदोलन का, जो अभी हम बताएं सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर का जो काल था। उस समय सुल्तान काहे आवाज कर रहे हो यार? तुर्की के अंदर मुसलमानों के खलीफा माने जाते थे सुल्तानत उस्मानिया के कोई भी सुल्तान। सुल्तान अब्दुल हमीद को जब गद्दी से जब निरस्त किया गया तो उसके बाद सुल्तान महमूद वहाँ के बनते हैं राजा, यानी कि सुल्तान। लेकिन
वहाँ की जो पार्टियाँ थीं, वहाँ के जो राजनीतिक जो दल थे उनको हटा देते हैं। और इस प्रकार तुर्की बुरी तरीके से पूरा का पूरा अपना आपा खो देता है भैया। और इस तरीके से तुर्की का विभाजन हो जाता है। और भारत में जो खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था कि हमारे खलीफा को उनके पद पे लाओ वापस, ये एक महज एक किस्सा बन के रह गया और सीधा सीधा खिलाफत आंदोलन ख़त्म हो गया। खिलाफत आंदोलन क्या कि अंग्रेज वहाँ भी तो था, हुओं टांग अड़ा रहा था। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में भैया इतने सारे अंग्रेज थे जो इनके विरोध थे, इतने सारे अंग्रेज थे, बहुत सारे अंग्रेज थे। बात को समझ गए? उनके सारे अच्छे भावना को, अच्छी चीज़ों को वो लोग नष्ट करने में आगे रह रहा था। समझे? बहुत 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 कमीना था सब अंग्रेज। अब यहाँ पे हम लोगों को मिलता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन काहे किया गया था? भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया। काहे किया गया? एक बात बताओगे हमरा? तुर्की में खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए कहा गया कि खिलाफत आंदोलन हम कर देंगे भैया, हमारा जो खिलाफत है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, तुर्की से खिलाफत का जो दौर है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेज़ों ने तुर्की को तोड़ के रख दिया। अब यहाँ दौर आता है गर्म लोहे पे हथौड़ा मारने की बारी, और वो मारते हैं गांधी जी। गांधी जी खिलाफत आंदोलन को अपना सहयोग देते हैं और कहते हैं अभी तुरंत हम शुरू करने वाले हैं एगो आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में, है ना? दिसंबर 1920 है। चलिए, तो 1920 में ये चालू करते हैं अपना असहयोग आंदोलन, और पूर्ण रूप से इनको सहयोग मिलता है किसका? मुसलमानों का। किसका सहयोग मिलता है? मुसलमानों का। आज के दौर में आज का तुमको कहानी पता है? आज का किस्सा ये है कि भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं में एक भी वैसे लोगों का नाम नहीं आता है जो आज अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है। कौन लोग? वो दोगले लोग जो उस समय जो भारत को उसके हाल पे जो है छोड़ रहे थे। बहुत सारे ऐसे महासंघ हैं, ऐसे जो है ऐसी विचारधाराओं के जो लोग हैं, आज उसे अपना भगवान समझते हैं। वो अंग्रेज़ों के थूके हुए को चाटते थे, और वो आज कहते हैं कि भारत के जो है स्वतंत्रता में उनका योगदान रहा है। हमरे कहने का मतलब है, एगो हमरा बात बताओ, क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमको सरकार जो है अंग्रेज जो सरकार थी उस समय, ब्रिटिश हुकूमत, हमको बिना वजह सज़ा दे दिया। बिना वजह का देगा? कोनो कांड करेंगे तब भी ना सज़ा देगा। एक आध गो कांड कर दिए, सज़ा दे दिया, सज़ा हमको हुआ, हम तुरंत जो है 2-4 साल के बाद हम माफ़ी पैर पे गिरने लगे, माफ़ी हमारा मिल गया, और उसको कह दिया गया लोग वीर। बात को समझ गए? उसको वीर कह दिया लोग। हम कहते माफ़ी वीर, क्या होगा वो माफ़ी वीर? तो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांधी जी के जो है खिलाफ थे, अच्छे लोग। हालांकि अब उनको अच्छे लोग नहीं कहेंगे, बुरे लोग कहेंगे।